हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मैं बेसिक बिल्कुल प्रोनाउन का खत्म कर चुका हूं। अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल इसका डिस्कस करेंगे कि आपके वेरियस एग्जाम में किस तरीके से प्रोनाउन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसका, प्रोनाउन का। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स होंगे प्रोनाउन का वो सारा हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा यदि आप क्लास 12 में हैं और आपके चैप्टर में सिंटैक्स इंक्लूडेड है तो वहां पे आपको हेल्प होगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो वो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जो फर्स्ट प्रोनाउन का आपका रूल है वो ये है कि ये कह रहा है कि प्रोनाउन शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर आर जेंडर ऑफ द नाउन। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिर्फ इतना सा मतलब कि जो जब भी आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो आप सबको पता है कि ये जब भी आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन किसके प्लेस पे यूज होता है, तो आप कहेंगे सर ये नाउन के प्लेस पे यूज होता है। तो ये जो आपका प्रोनाउन आएगा तो ये जिस नाउन के लिए आएगा वो डिपेंड करेगा उसका नंबर क्या है। नंबर का मतलब ये है कि वो यदि आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है तो ये प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब जेंडर मीन्स हो गया कि वो नाउन यदि मेल को इंडिकेट कर रहा है तो आपका प्रोनाउन भी कौन से कैटेगरी का होना चाहिए, मेल का। और यदि वही नाउन आपका फीमेल कैटेगरी का इंडिकेट कर रहा है तो आपका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, फीमेल कैटेगरी का। यानी सिंपल से समझने वाली बात यह है कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी आपका नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। नाउन यदि आपका प्लूरल तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे आप एग्जांपल से समझे। यहाँ पे क्या कह रही है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे हैं हिज असाइनमेंट। ये कहना ये चाहता है कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स को लिखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हिज लगा हुआ है अपने मतलब किसके लिए लगा, तो आप कहेंगे सर ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग हिज असाइनमेंट का मीन्स ये है कि सभी जो स्टूडेंट है वो अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं। तो ये जो हिज है वो किसके लिए लगा, तो आप कहेंगे सर स्टूडेंट्स के लिए लगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स प्लूरल है तो ये वाला आपका जो प्रोनाउन होगा ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप स्टूडेंट्स का यदि आप प्रोनाउन बनाएंगे तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन प्लूरल क्या बनेगा, दे बनेगा। अब आप देखेंगे ये कौन सा केस है, हिज, तो आप कहेंगे सर ये पॉसेसिव केस है। तो दे का अब आपको पॉसेसिव केस लगाना पड़ेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यानी यहाँ से हिज हटेगा और यहाँ आप क्या लिखेंगे, देयर। यानी यही मैं समझा रहा था कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो नाउन के नंबर और नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यूज करना। ठीक है, अब और समझे आप। जैसे ये कह रहा है कि एवरी गर्ल हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, यानी सभी जो लड़कियां हैं वो अपना टास्क, अपना काम जो है वो क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपना अपना काम क्या मतलब, अपना कौन किया है, तो अपना का ये किसके लिए लगा, तो आप कहेंगे सर ये गर्ल के लिए लगा। देखिए एवरी गर्ल हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, यानी सभी लड़कियां अपना काम, तो ये जो हिज है वो किसके लिए लग रहा है, गर्ल के लिए लग रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ही होता है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करेगा मेल के लिए आता है। लेकिन जो आपका सी होता है ये किसको इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करता है आपका किसको, फीमेल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिज जो है वो पॉसेसिव केस है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमको अब सी का पॉसेसिव केस लगाना पड़ेगा। तो सी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि फीमेल को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे फीमेल का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का जब आप पॉसेसिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी हिज को हटाना पड़ेगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हर। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो नाउन के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ नाउन इज गिवन आफ्टर ईच आर एवरी। अब समझिएगा ध्यान से, कभी भी ईच के बाद से या फिर एवरी के बाद से कोई आपका क्या दिया है, नाउन दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप ईच कहीं भी दिखा, आपको एवरी दिखा और उसके तुरंत बाद क्या दिया है, नाउन दिया है, तो कह रहा है कि प्रोनाउन एंड वर्ब, वर्ब याद रखिएगा दोनों, यानी जो आपका प्रोनाउन होगा
और जो वर्ब होगा, अब वर्ब का यहाँ पे सेंस कहने का क्या सेंस है ये बताना चाहता है, जैसे इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हम इन सबको क्या बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब भी आपका जो नाउन है वो किसके बाद हो, ईच के बाद हो या फिर इवरी के बाद में आपका यूज हुआ हो, तो प्रोनाउन एंड वर्ब, यानी जो प्रोनाउन आएगा और जो वर्ब आएगा इसके बाद मस्ट बी सिंगुलर, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी ईच के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और इवरी के बाद से आने वाला प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और जो आएगा उसके साथ जो वर्ब वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप समझे यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखेंगे ईच के बाद से बॉय आया तो देखिए बॉय आपका क्या आ गया, सिंगुलर, ईच के बाद से गर्ल आया क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। अब कह रहा है कि हैव वॉश्ड, यानी वो क्या किए हैं जी, धो चुके हैं, देयर क्लॉथ्स, यानी अपने क्लॉथ्स। अब देखिए ये जो देयर आया हुआ है वो देयर किसके लिए आ रहा है, इसी के लिए तो आ रहा है, गर्ल एंड बॉय के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला कि ईच के बाद से यदि कोई नाउन है वो भी सिंगुलर, तो ये देखिए ये सिंगुलर है, ईच के बाद से आपका कोई नाउन आएगा सिंगुलर, तो ईच के बाद से नाउन आया सिंगुलर, तो ये भी करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब क्या आया है, प्लूरल आया है, क्योंकि आपका सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है, और प्लूरल क्या होता है, हैव होता है। और अभी आपने पढ़ा कि ईच के बाद, इवरी के बाद यदि प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब आएगा तो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब आया हैव, यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज होगा। अब देखिए ये जो आपका प्रोनाउन है देयर, ये भी आपका क्या आया है, प्लूरल आया है, और इसका सिंगुलर क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो यहाँ पे देयर को हटा के भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, हिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी ईच आया, कभी भी इवरी आया, तो इसके बाद से आने वाला जो आपका प्रोनाउन या फिर जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एकदम बिल्कुल इसको माइंड में आप लॉक करके रख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहे कि इवरी स्टूडेंट, देखिए इवरी के बाद से नाउन यहाँ पे सिंगुलर आया, सही है, ऑफ दिस स्कूल, कह रहे कि इस स्कूल के जो सभी स्टूडेंट हैं आर कंप्लीटेड देयर टास्क, वो अपना क्या कर रहे हैं जी, काम को पूरा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहले देखिए इवरी स्टूडेंट आया, लेकिन यहाँ पे देखिए आर आ गया है, तो इवरी स्टूडेंट के बाद से नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। अब यहाँ पे देखिए देयर, फिर से ये प्लूरल आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, सिंगुलर करेंगे अब तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि इवरी और ईच के बाद से यदि कोई भी नाउन आएगा तो आने वाला यहाँ पे प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर, कभी भी इसके साथ प्लूरल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख लें जरा, कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल स्टार लगा के ऐसे लगा लीजिएगा। कह रहा है इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ ईदर आर या फिर नीदर नार, कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट, यानी दो आपके सब्जेक्ट कोई भी आपके, वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वो सपोज कभी ईदर से कनेक्टेड है या फिर किससे है, नीदर से कनेक्ट है, तो कह रहा है कि वर्ब एंड प्रोनाउन, तो जो आपका वर्ब आएगा और जो उसके बाद प्रोनाउन आएगा शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो जो आपका वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यूज होगा। यानी जब भी आपका क्या होगा कि ईदर के बाद से, नीदर के बाद से दो सब्जेक्ट आपके जुड़े होंगे, तो जो आप वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, तो ये सब आपका क्या आएगा, याद करिएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और यदि आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट से आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ये देखिए, कह रहा है कि ईदर रामलाल, अब देखिए ईदर से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ देखिए आर भी है, लेंचो, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो रामलाल हो गया और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया, लेंचो हो गया। और देखिए ये ईदर आर से जुड़ा है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे ईदर आर, ठीक है। तो आप कहना चाहते हैं कि ईदर रामलाल, तो ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट और ये कौन सा आपका सेकंड सब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा कि जो आपका वर्ब आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यानी इधर रामलाल आर लेंचो इज, यानी लेंचो यहाँ पे सिंगुलर है, इज आया, सही है। सेलिंग देयर हार्वेस्ट, यानी वो अपने फसल को क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे आप प्रोनाउन देखेंगे तो प्रोनाउन क्या आ गया, दियर, तो और दियर आपका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका पॉजिटिव के सिंगुलर क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब भी आप ईदर लगाएं, ईदर के साथ, आर के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, दो प्रोनाउन कनेक्टेड हो, कुछ भी आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर, और या सिंगुलर नहीं, आने वाला जो भी आपका प्रोनाउन यूज होगा
तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेंचो आपका क्या है, सिंगुलर है। सुनिए ध्यान से, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि यूज होगा तो ये आपका लेंचो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे दियर तो आपका प्लूरल है, तो लेंचो के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव केस याद, मैंने पर्सनल प्रोनाउन में ये सारा चीज आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि नीदर शुभम नार रोहित। अब देखिए नीदर नार से दो सब्जेक्ट कनेक्ट, देखिए यहाँ पे एक नाउन और ये वाला आपका सेकेंड नाउन, दो नाउन हो गया। अब दो नाउन किससे कनेक्टेड है, नीदर नार से, तो हमको फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको सेकेंड देखना। तो देखिए यहाँ पे रोहित है, तो रोहित आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रोहित ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। अब कह रहा है कि गोन टू दियर स्कूल। अब दियर प्लूरल है लेकिन यहाँ पे रोहित सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आप ईदर आर नीदर नार से, ठीक है, आप कभी भी दो सब्जेक्ट यदि कनेक्टेड हैं तो आने वाला प्रोनाउन आपका सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और आने वाला वर्ब भी आपका क्या होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, जरा देखें आप ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन 2 or 3 persons आर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। कह रहा है कि यदि सिंगल सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सन यूज हुए हैं तो वी यूज 2, 3, 1 सीक्वेंस फॉर प्रोनाउन। तो यदि आपका प्रोनाउन आएगा तो आप कौन से सीक्वेंस में रखेंगे, 2, 3, 1 में। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझिएगा। मैंने यदि आपको याद हो तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये पर्सनल प्रोनाउन, याद करिए, तो मैं पर्सनल प्रोनाउन में आपको एक चीज पढ़ाया था, याद रखिए, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्सन। अब ये पर्सन में जो मैं पढ़ाया था आपको, तो मैंने बोला था कि पर्सन कितने तरीके का होता है, तो आप बोल कितने तरीके का, मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं पर्सन। अब कहेंगे सर कौन कौन सा, तो मैंने बोला था आपसे, देखिए कौन कौन सा, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता था, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता था, यू। और थर्ड पर्सन में आते थे कौन कौन, ही, सी, इट और दे। ये सब कौन से पर्सन में आते थे, थर्ड पर्सन में आते थे, ठीक है। और सेकेंड पर्सन में अकेला कौन आता था, ये। तो ये मैं पढ़ाया था आपको पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने तरीके का, 3 तरीके का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो अब समझे जरा, वही ये कह रहा है कि when 2 or 3 person are used in a single sentence। मान लीजिए कभी भी एक ही सेंटेंस में या तो आपका 2 पर्सन का प्रोनाउन आया हो या फिर 2 से अधिक यानी तीनों पर्सन का प्रोनाउन है। हो सकता है फर्स्ट पर्सन का भी प्रोनाउन हो उसमें, ठीक है, हो सकता है आपका सेकेंड पर्सन का भी प्रोनाउन है, हो सकता है आपका उसमें थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन हो सकता है, मतलब तीनों पर्सन का आ जाए या फिर 2 पर्सन का प्रोनाउन है। तो क्या करेंगे, कह रहा है कि हम यूज करते हैं क्या, 2, 3, 1 सीक्वेंस फॉर प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन को 2, 3 सीक्वेंस में रखेंगे, 2, 3, 1 में। मतलब क्या है कि पहले आएगा सेकेंड पर्सन, देखिए यहाँ पे, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा कौन सा पर्सन, आपका फर्स्ट पर्सन। अब जरा एग्जांपल लेके बात करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे ये कह रहा है कि ही एंड यू। अब यहाँ पे देखेंगे तो ही आपका ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सही है ना, आप कहेंगे हाँ सर सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंड पर्सन का भी प्रोनाउन आया है, थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन आया, यानी हमारा प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बनेगा, 2, 3, 1, ठीक है, यही तो बनेगा। अब कह रहा है कि आर प्लेइंग चेस इन द रूम। तो अब आप देखेंगे यदि हमारा कभी भी 2 पर्सन का प्रोनाउन आ गया या फिर तीनों पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम सबसे पहले रखेंगे सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे पहले तो थर्ड आ गया, लेकिन आएगा कौन, पहले तो आपका सेकेंड आएगा। तो सेकेंड आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा, और फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, ही होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, यू एंड ही आर प्लेइंग चेस इन द क्लास, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपका 2 या फिर 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन आ जाएंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस यूज करना है, 2, 3, 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर आपका फर्स्ट पर्सन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यहां भी देख लें जरा, आई, ही एंड यू,
अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है और ये सेकेंड पर्सन का है। तो तीनों पर्सन का प्रोनाउन आ गया। तो आपको पता है 2 3 1 रखेंगे तो सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। तो सबसे पहले क्या आपको यूज करना पड़ेगा? यू। ठीक है, उसके बाद से थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही। तो फिर आप लिखेंगे ही। अब क्या लिखेंगे? एंड। और फिर से फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा यू, ही एंड आई हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं जरा नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये फिर क्या कह रहा है कि व्हेन 2 or 3 persons are given in the sentence। अब समझिएगा, फिर वही बात है कि मान लीजिए किसी भी आपके एक ही सेंटेंस में या तो 2 पर्सन हो और या तो आपके 2 से अधिक, मतलब तीनों पर्सन दिया हो, फर्स्ट पर्सन भी, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि एंड एक्सेप्टिंग द गिल्ट। और उस सेंटेंस से हो सकता है कि उसमें जो आपके प्रोनाउन है वो पता है क्या कर रहे हैं? गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो क्राइम किए हैं, अपराध किए हैं और उसको वो लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अपने गलतियों को मान रहे हैं कि हम ये गलती किए हैं। तो क्या करेंगे? देखिए उल्टा हो जाता है। फिर कह रहा है वी यूज 1 2 3 सीक्वेंस फॉर प्रोनाउन। समझ में आया? समझिएगा ध्यान से कि जब तीनों प्रोनाउन आएगा तो 2 3 1 यूज करना है, लेकिन तीनों प्रोनाउन आया है और उस प्रोनाउन में कोई क्राइम, कोई आप क्राइम देखेंगे, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसमें खराब बातें हो रही हैं। ठीक है, तब वो तुरंत बदल के पता है किसमें चला जाएगा? 1 2 3 में। ये आपको याद रखना सबसे जरूरी है। जब भी किसी भी सेंटेंस से क्राइम का एक्सेप्ट होने का जब भी आपका सेंस आएगा और उसमें तीनों पर्सन है तो क्या यूज करेंगे? 1 2 3। जैसे एग्जांपल देखें, समझ में आएगा। आई, ही एंड यू। आप देखेंगे ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों पर्सन है, तो हमको पता है तीनों पर्सन आएगा तो 2 3 1 यूज करना है। लेकिन आगे हमने पढ़ा तो कह रहा है हैव कमिटेड द क्राइम, यानी इन्हीं लोगों ने क्या किया जी? क्राइम को किया। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना क्राइम को। तो जब भी आप गिल्ट, अपराध को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्राइम को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बदल के किस में चला जाएगा? 1 2 3 में। तो 1 लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए? फर्स्ट पर्सन में आई आता है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर यू आएगा। तो क्या हो जाएगा? आई, यू। अब फिर क्या होगा? यहाँ पे लगेगा एंड, और फिर लास्ट में क्या लगेगा आपका? लास्ट में जाएगा थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा? ही। यानी आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द क्राइम। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपसे यहीं से पुट किए जाते हैं। बट आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि वी, यू एंड दे आर एक्सेप्टेड। ठीक है, द चार्ज ऑफ मर्डर। तो कह रहा है कि हम लोगों से क्या किया गया? मतलब मर्डर का जो चार्ज था हम लोगों के ऊपर ना, वो हम लोगों से क्या किया? एक्सेप्ट करवाया गया। तो भाई तीनों पर्सन है, आप देखें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब यहाँ पे पूर्व आपका तीनों पर्सन है और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्राइम को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कौन सा सीक्वेंस आएगा? 1 2 3। यदि क्राइम को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो 2 3 1 आता, लेकिन क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 आएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? वी, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू, यू आएगा। उसके बाद से आपका कौन सा पर्सन आएगा? थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड, ये आप लोग का लग जाएगा दे। यानी कहने का मतलब ये वाला सीक्वेंस आपका क्या है? सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी वी, यू एंड दे आर एक्सेप्टेड द चार्ज ऑफ मर्डर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने नेक्स्ट पे। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें ना, आ जाते हैं। हाँ, अब ये समझिएगा 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट। अब क्या है, कह रहा है कि 6 में कि नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का आप समझ लीजिए, जैसे मैंने केस पढ़ाया था, याद करिए पर्सनल प्रोनाउन में। तो नॉमिनेटिव केस मीन्स क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। तो जो आपके प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी।
अब देखिए वर्ब टू बी में कौन कौन सा आता है, इज, एम, आर, वाज और वर, ये सब किस में आते हैं, वर्ब टू बी में आते हैं। तो जब भी इज लगा हो, एम लगा हो, आर और वाज और वर लगा हो और इसके बाद से आपको कोई भी प्रोनाउन यूज करना है इसके जस्ट बाद, तो ये कह रहा है कि उसमें नॉमिनेटिव केस आएगा, मतलब क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे देखिए जरा, इट लगा है, इज लगा है, तो यहाँ पे इज के बाद से देखिए मी आया है, तो मी आपका कौन सा केस है, तो आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, नॉमिनेटिव केस आता है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इट वाज हिम, तो हिम आप देखेंगे देखिए वाज लगा है, तो वाज के बाद से कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पे हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो क्या होगा, ही होगा, यानी लिखेंगे इट इज आई, ठीक है, इट वाज ही, ठीक है। चलिए तो अब जरा बढ़ चलते, ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। जरा आप देखें यहाँ पे कह रहा है कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, याद रखिएगा जब भी ईच अदर आएगा ये वाला, ठीक है, इसको नोट बना लीजिएगा अच्छे से। जब भी ईच अदर आएगा तो करना क्या है, कह रहा है कि जब भी ईच अदर आएगा तो ये पता है कितने पर्सन के लिए यूज होगा, दो के लिए, यानी ईच जब भी होगा तो केवल और केवल दो पर्सन के लिए यूज हो सकता है। आर थिंग्स, यानी पर्सन हो या फिर थिंग्स हो, केवल दो होना चाहिए। वाइल वन एन अदर इज, यानी ये जो वन एन अदर है यहां से, तो वन एन अदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, यानी वन एन अदर जो है वो यूज होगा किसके लिए, दो से अधिक पर्सन या फिर थिंग्स के लिए। लेकिन ईच अदर कितने के लिए यूज होगा, केवल दो के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, जैसे आप सिर्फ इतना समझे कि कहीं भी आपको दिख गया ईच अदर, ठीक है, तो ईच अदर आएगा तो यूज ये किसके लिए होगा, तो ये होगा ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू का मतलब होगा केवल दो के लिए, ठीक है। और कभी भी आपका यहाँ पे यूज हुआ है वन इन अदर, तो ये पता है किसके लिए यूज होगा, ये होगा आपका मोर देन टू के लिए। मोर देन टू मीन्स ये हो गया कि दो से अधिक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप एग्जांपल ने क्लियर होगा, द टू बॉयज, कितने की बात कर रहे हैं, दो लड़कों का। ऑलवेज हेल्प, यानी जो दोनों लड़के हैं ना वो हमेशा मदद करते हैं वन एन अदर, एक दूसरे के साथ। वन एन अदर या फिर ईच अदर का मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वन एन अदर यूज हुआ है, और वन एन अदर किसके लिए आता है, मोर देन टू, मतलब दो से अधिक के। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि केवल दो बॉयज हैं, तो वन एन अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, दो के लिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आएगा ईच अदर, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, माई ऑल द फ्रेंड्स, कह रहा है कि मेरे जो पूरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं जी, फाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे फाइट होगा। कह रहा है कि माई ऑल द फ्रेंड फाइट ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ऑल द फ्रेंड्स का मतलब क्या है, ढेर सारे दोस्त हैं, दो से अधिक हैं, तो ईच अदर नहीं आएगा। जब दो से अधिक के लिए क्या आता है, तो आप कहेंगे दो से अधिक के लिए आता है वन एन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एन अदर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं और ये समझते हैं क्या है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, कहने का क्या सेंस है, कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है। कह रहा है कि यदि आप, मैंने पढ़ा था आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ये वीडियो में अब मैंने अपलोड किया है, ठीक है। आप मेरे चैनल के पेज पे जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बहुत ही डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कह रहा है कि जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा एज अ सब्जेक्ट, यानी कभी कभी ना आपका देखेंगे तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है। कह रहा है कि द वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, मतलब ये कहना सिंपल सा चाहता है कि कई बार आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है एक सब्जेक्ट की तरह से, तो जो भी आप वर्ब लगाएंगे ना, जैसे वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे जो आप वर्ब लगाएंगे, तो वो जब भी आप लगाएंगे ना तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। आप कहोगे सर एंटीसीडेंट क्या होता है, समझाते हैं आपको एक एग्जांपल लेके, जरा पहले आप समझ, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई बॉट अ पेन, अच्छा अ मतलब ऐसे लिखते हैं, आई बॉट द पेन्स, हो गया। कहां पे मैंने खरीदा, तो आप कहेंगे सर इन द मार्केट, यानी मार्केट में मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा। अब फिर ये आगे इसने लिख दिया कि विच इज, ठीक है, विच इज वेरी कॉस्टली।
अच्छा यहाँ पे ना इज ना करके ना वाज कर ले, ठीक है। अब ये समझो आप, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि आई बॉट द पेन्स, मैंने क्या खरीदा, ढेर सारा पेन्स खरीदा। इन द मार्केट, भैया कहाँ पे, मार्केट में। कह रहा विच का मतलब जो मीन्स क्या, ये जो पेन, तो ये जो विच लगा है वो किसके लिए लगा है, पेन के लिए। तो पेन के प्लेस पे यदि यूज हो गया तो ये आपका विच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और याद करिए मैंने पढ़ाया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन के जो विच होता है, जब भी ये दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा और किसी नाउन के प्लेस पे आएगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, यानी आपका विच जो है वो कौन सा प्रोनाउन बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद से यहाँ पे जो वाज हमने लिखा है, यही तो समझना हमको। ये जो मैंने यहाँ पे वाज लिखा है वो इस विच के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यानी कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, देखिए ये जो आपका प्रोनाउन यूज हुआ है विच, ये जिसके लिए भी यूज हुआ है वही इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बनेगा, एंटीसीडेंट बनेगा। यानी आप कहेंगे सर ये जो विच यूज हुआ है वो पता है किसके लिए यूज हुआ है, पेन्स के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो विच का एंटीसीडेंट कौन है, तो विच का एंटीसीडेंट आपका पेन्स है। यानी आने वाला ये जो वर्ब होगा वाज, ये किसके लिए यूज होगा, इस पेन्स के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो पेन्स आपका यदि प्लूरल है तो यहाँ पे वाज नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए भी यूज हुआ है वही इसका क्या बन जाता है, एंटीसीडेंट बन जाता है। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल लेके आप समझे और क्लियर होगा। कह रहा है कि आई हैव सा मेनी गर्ल्स, कह रहा है कि मैंने ढेर सारे लड़कियों को देखा था, हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी जो बहुत ही क्या थी जी, सुंदर थी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हु लगा है वो किसके लिए लगा, तो कहोगे सर ये गर्ल्स के लिए लगा। देखो कह रहा है कि आई हैव, अरे यार ये तो गलत है भाई, यहाँ पे आई हैव सीन होगा ना फिर ये, ठीक है। कह रहा है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है। अब यहाँ पे फिर इसको भी, ओ भाई साहब, चलो यार इसको प्रेजेंट में कर लो, इज कर लो। अरे यार ये मिसस्पेल्ड कितना हो गया। कह रहा कि आई हैव सीन, मतलब मैंने देखा है, मेनी गर्ल्स, ढेर सारे लड़कियों को, ठीक है ना, हु इज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही क्या है जी, सुंदर है। तो समझो ये जो हु लगा है वो किसके लिए लगा, तो आप कहेंगे सर ये गर्ल्स के लिए लगा है। तो ये जो हु का एंटीसीडेंट कौन होगा, ये आपका गर्ल्स होगा। तो ये जो आपका इज आप यहाँ पे लगाए हैं, तो वो इज किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्या इस हु के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं, इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हु का एंटीसीडेंट कौन है, गर्ल्स है। तो गर्ल्स आपके प्लूरल है भाई, तो प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, इज नहीं, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। सिंपल है भाई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इट इज आई। अब देखिए जब मैंने बोला था ना वर्ब टू बी इज एम आर के बाद से जब आएगा तो सब्जेक्टिव कैसा आएगा, सही है। कह रहा है इट इज आई, मैं हूं। हु इज, जो फेमस फॉर किलिंग द टाइगर, जो ना टाइगर को मारने के लिए फेमस है, वो मैं ही हूं। अब एक बात बताओ, कह रहा है इट इज आई, मैं ही हूं। जो का मतलब कौन, ये जो हु आया वो आई के लिए आया है। तो हु का एंटीसीडेंट कौन बनेगा, आई बनेगा। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आएगा तो एम होगा। यानी इट इज आई हु एम फेमस फॉर किलिंग द टाइगर। देखो पढ़ने में गलत लग रहा है लेकिन सही यही है। तो याद रखना जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद से आने वाला वर्ब हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। एंटीसीडेंट का मतलब ये हो गया कि जिसके लिए वो यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट जरा देखते हैं और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा ध्यान से। अब ये कह रहा है कि हु, आपने देखा होगा रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका हु होता है वो कह रहा है कि इट इज यूज फॉर पर्सन। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे तो किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए। लेकिन जब भी आप विच यूज करेंगे तो किसके लिए कह रहा है कि इट इज यूज फॉर एनिमल आर नॉन लिविंग थिंग्स। आप विच का यूज करेंगे किसके लिए, एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो क्या यूज करेंगे, विच। और जब भी कोई पर्सन के लिए आपको यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, हु। यानी हु जब भी आएगा पर्सन के लिए, विच जब भी आएगा तो नॉन लिविंग के लिए आएगा या फिर किसके लिए आएगा, एनिमल्स के लिए आ सकता है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं आ सकता। जरा देखो क्या है, जैसे ये कह रहा है कि आई हैव किल्ड, मैंने मारा है, द हेन, किसको जी, इस मुर्गी को, हु वाज रेड इन कलर, यानी मैंने मारा है यानी उस मुर्गी को जो रेड कलर की है। एक बात बताओ ये जो हु लगा है वो किसके लिए लगा, तो आप कहेंगे सर हेन के लिए लगा। तो
आपका अभी मैंने बोला कि हु जो आता है वो तो किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा। तो क्या यहाँ पे हेन पर्सन है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो एनिमल में आती है। तो यानी हु को कट करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको विच, क्योंकि विच जो होता है वो किसके लिए आता है, एनिमल या फिर नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा देख लें आप, ये भी कह रहे कि सी हैड अ ब्रदर, यानी उसका एक भाई था, विच वॉज डायड लास्ट ईयर, जो पिछले साल मर गया था। ठीक है, यानी उसका एक भाई था जो पिछले साल मर गया था। ये विच जो मतलब कौन, यही ना ब्रदर, तो ये पर्सन है, पर्सन के लिए आप क्या लगाते हैं, हु लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा कि सी हैड अ ब्रदर हु वाज डाइड लास्ट ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका हु जब भी आएगा पर्सन के लिए, विच जब भी आएगा नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए आएगा। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन आपका ना समझिएगा, हु जहां पे भी आप यूज करते हैं, जहां पे भी आप विच यूज करते हैं, उन दोनों के प्लेस पे आपका दैट आ सकता है। यानी दैट जो है वो नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है, लिविंग के लिए भी आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है कब आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। अब ये जो भी मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, जब जब ये कंडीशन आएगा तब तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपको दैट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखें आप कैसे, तो ऐसे कि शिवम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। अच्छा यार मैं क्या ही बोल रहा हूं, यहां पहले तो मैं एक्सप्लेन तो कर दूं। कह रहा है कि व्हेन सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज, यानी जब भी पहले क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री दिया हो। अब सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब है सुनिएगा, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की जब भी क्वालिटी को सबसे अच्छा बताया जाए, क्या बताया जाए, सबसे अच्छा बता दिया जाए किसी के भी क्वालिटी को, तो वहां पे कौन सी डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे शिवम इज द मोस्ट टैलेंटेड, वो आप कह रहे हैं कि शिवम जो है ना वो सबसे टैलेंटेड बॉय है। भाई सबसे मतलब क्या हो गया, उसकी क्वालिटी को सबसे बेस्ट बता दिए। तो आपके पहले क्लॉज में आप देखिए क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर पहले क्लॉज में आपका आ गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी आपका पहले क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, दैट। यानी शिवम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, शिवम जो है वो सबसे टैलेंटेड बॉय है। जो का मतलब कौन, ये बॉय। शिवम कैन गेट फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज पा सकता है। तो जब भी आपका पहले क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो यहां पे जो भी आपका नाउन होगा, यदि ये पर्सन है तो भी आप दैट यूज करेंगे, यदि आपका ये नॉन लिविंग है तो भी आप क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। जैसे दूसरे वाले में देखिए क्या कह रहा है कि राहुल इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, कि राहुल जो है ना वो सबसे सुंदर लड़का है। ठीक है, इज वेरी सिंपल, जो बहुत ही सिंपल है। तो जो मतलब कौन, इस लड़के के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गया तो आपका हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। और मैं आपको बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और दूसरा आप एक और देख लीजिए क्या कह रही है, कह रहे कि व्हेन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन इज गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज। कई बार होता है ना कि फर्स्ट क्लॉज में आपके क्या होंगे कि एक तो आपका लिविंग नाउन होगा और एक पता है कौन सा हो जाएगा, नॉन लिविंग। देखो एक लिविंग होगा और एक क्या होगा, नॉन लिविंग। तो मान लो एक नॉन लिविंग के लिए भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए और लिविंग के लिए भी चाहिए, तब भी आप क्या लगाएंगे, वहां पे दैट लगाएंगे। जैसे कहेंगे एग्जांपल जरा समझे, कह रहा आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, एंड अ डॉग, और मैंने क्या खरीदा, एक कुत्ता खरीदा। मतलब आप देखेंगे तो एक पेन भी खरीदा मैंने, एक कुत्ता भी खरीदा। तो यहाँ पे पेन आपका देखेंगे तो क्या है, नॉन लिविंग है, और जो डॉग है वो एनिमल है, आप बोल सकते हैं एनिमल। ठीक है, या फिर नॉन लिविंग के कैटेगरी में ही आते हैं। तो एक आपके पास नॉन लिविंग भी है और एक एनिमल या फिर लिविंग भी है। अब इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या हम यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। लिखेंगे आई बॉट अ पेन एंड अ डॉग दैट आर वेरी कॉस्टली, यानी जो क्या है जी, जो बहुत ही क्या है जी, महंगे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोनों के लिए। जो महंगे मतलब कौन, ये पेन भी महंगा है और ये डॉग भी महंगा है। तो एक तरफ नॉन लिविंग, एक तरफ आपका लिविंग, और दोनों के लिए यदि आपको यूज करना है क्या भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप क्या यूज कर लेंगे, दैट। वही मैं कह रहा था, व्हेन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन इज गिवन द फर्स्ट क्लॉज। जब फर्स्ट क्लॉज में आपका एक लिविंग भी है, एक नॉन लिविंग भी है, एक एनिमल है, एक नॉन लिविंग है, तो भी आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, एंड अ सर्वेंट, और एक नौकर है। तो एक बात बताइए मुझे, उसके पास एक कार भी है और एक नौकर भी है, तो ये आपका नॉन लिविंग और ये आपका क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग, तो आपको पता है इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट। यानी सी हैज अ कार एंड सर्वेंट दैट आर पावरफुल, यानी उसके पास कार भी है, नौकर भी है, जो क्या है जी, पावरफुल है, ताकतवर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब ये चीजें तो आप बिल्कुल ना, मैं तो कहूंगा इसको रट ही जाइए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनता है। जैसे व्हेन आल, कभी भी आपको आल देखने को मिल गया, नन कभी आ गया, कभी भी नथिंग आ गया, कभी भी ओनली आ गया। याद रखिएगा ये सारा का सारा, 1 2 3 4, एंड एनी, यानी ये पांचों को याद रखिए। ठीक है, कौन कौन सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, आल, नन, नथिंग, ओनली एंड एनी। जब भी ये फर्स्ट क्लॉज में यदि यूज होगा, कह रहा है कि आर द गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज, जब भी आपका आल, नन, नथिंग, ओनली और एनी यदि फर्स्ट क्लॉज में यूज हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आप हमेशा क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। कभी भी इनका आप थोड़ा देखिएगा, तुरंत आप दैट यूज करिए। ठीक है जी, जरा देखते हैं कैसे, तो ऐसे। ठीक है, कह रहा कि सी हैड नथिंग, देखो उसके पास कुछ नहीं है। सी कुड सेल, उसके पास कुछ नहीं है जो वो क्या कर सकती थी, बेच सकती थी, कुछ नहीं था, सॉरी। सी हैड नथिंग मतलब उसके पास कुछ नहीं था जो सी कुड सेल, जो उससे क्या कर सकती थी, वो बेच सकती थी। एक बात बताओ मुझे, नथिंग लगा और रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, बात खत्म। यहाँ कह रहा कि आई हैव ओनली, तो ओनली लग गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, दैट। देखो मैंने बोला ना यहीं पे ओनली, देखो यहाँ पे, तो क्या लगाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाओगे। सी गेव हिम ऑल द पेन, अब देखो आल आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा लेंगे, दैट लगा लेंगे। नन, नन आ, यहाँ पे देखिए नन भी है, ये रहा, नन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा लेंगे, दैट लगाएंगे। बिल्कुल कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। तो जैसे ही आप ऑल, नन, नथिंग, ओनली और एनी आया, तो आप वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बता दिया, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वेरियस एग्जाम में, वो आपका कॉम्पिटेटिव हो या फिर आपके एकेडमिक लेवल पे हो, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, कुछ नया सीखे होंगे, और यदि कुछ नया सीखे हो, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर लो जहां तक आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।